आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 36। कह रहा है चित्र में दर्शाए अनुसार किसी ट्रक का पिछला भाग खुला है तथा 40 किलोग्राम संगति का एक संदूक खुले सिरे से 5 मीटर दूरी पर रखा है। यानी इस सिरे से दूरी नाप के 5 मीटर पर यह संदूक रखा गया है। कह रहा है ट्रक के फर्श तथा संदूक के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.15 है। कह रहा है किसी सीधी सड़क पर ट्रक विराम अवस्था से गति आरंभ करके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होता है। तो विराम अवस्था से यानी प्रारंभ में यह 0 वेग था, इसका 0 वेग से ट्रक जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होता है। आगे की ओर देखिए, ए लिखा हुआ है। कह रहा है आरंभ बिंदु से कितनी दूरी चलने पर वो संदूक ट्रक से नीचे गिर जाएगा। संदूक के माप की उपेक्षा कीजिए। तो हमको ये बताना है कि ट्रक कितना दूर चलेगा तो ये संदूक इस ट्रक से गिर जाएगा। यहाँ से 5 मीटर दूरी पर यह संदूक रखा गया है। तो देखते हैं इसको। तो जो भी चीज़ें पहले दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो कुल मिला करके देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि हमको ये पता करना है कि इस ट्रक के आगे बढ़ने पर, चूंकि त्वरण से आगे बढ़ रहा है, तो इसके क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से न्यूटन के इस बॉक्स पर भी विपरीत बल लगेगा। क्योंकि त्वरण से आगे गति कर रहा है ट्रक, तो इसके विपरीत दिशा में, चूंकि त्वरण है तो बल लगेगा, तो इस जितने ट्रक बल से आगे बढ़ रहा है उतना ही विपरीत दिशा में इस बॉक्स पर लगेगा या इस संदूक पर लगेगा। वो निकाल लें। उसके बाद जो है हम लोग क्या घर्षण गुणांक हमको दिया हुआ है, तो इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कितना लग रहा है इस ट्रक पे, उसको निकाल लें। और फिर जो बल लग रहा है उसको घटा दें। इसके बाद जो त्वरण आएगा उसके आधार पर हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर ये गिर जाएगा। क्योंकि उसके बाद हम कितना दूरी ये चलेगा वो निकाल लेंगे। इसको क्रम से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संदूक की संगति या द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। ट्रक के फर्श तथा संदूक की फर्श के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है। ट्रक का त्वरण दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ट्रक द्वारा अपनी त्वरित गति के कारण संदूक पर लगाया गया बल, तो ट्रक जो त्वरित गति से चल रहा है तो संदूक पर कितना बल लगेगा, तो यह बराबर यह में। तो द्रव्यमान संदूक का 40 किलोग्राम है और ट्रक का त्वरण 2 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यह आ गया 80 न्यूटन। तो 80 न्यूटन ट्रक के चलने की विपरीत दिशा में इस संदूक पर लगेगा। अब देखिए, जब संदूक पर इतना बल लगेगा तो घर्षण बल कितना लगेगा इसके विरोध में, वो हम निकाल लें। तो देखिए, ये 80 न्यूटन का बल अब देखिए 80 न्यूटन का बल जो अभी हमने निकाला वो इधर को लगेगा। ट्रक आगे को चलेगा तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से ये ट्रक जितना आगे को चलेगा तो इस पर बल पीछे को लगाएगा, जितना इसका त्वरण होगा तो उस आधार पर। तो ये 80 न्यूटन का बल इस पर पीछे को लगेगा। जब ये 80 न्यूटन का पीछे को बल लगेगा तो जो घर्षण है इस बॉक्स यानी संदूक और ट्रक के सतह के बीच में, तो वो इसको पीछे जाने से रोकेगा। तो पीछे जाने से रोकेगा तो इधर को घर्षण बल लगेगा, इधर को बल लगाएगा ट्रक, लेकिन ये पीछे को जाए ना तो इधर को घर्षण बल लगेगा। क्योंकि जड़त्व के नियम से हमने सीखा है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, जो गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि कोई विरोधी बल उसकी स्थिति में परिवर्तन न कर दे।
तो ये बल चूंकि इसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, तो स्थिर रहने के लिए घर्षण बल इसके विरोध में, इसके विपरीत दिशा में लगेगा। तो देखिए संदूक एवं फर्श के बीच सीमांत घर्षण कितना होगा, F इक्वल टू म्यू आर या म्यू एम जी। जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो एम जी के बराबर होती है। तो ये F बराबर आ गया, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 0.15 गुणे 40 गुणे 9.8 हो गया। द्रव्यमान संदूक का 40 है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है। तो ये आ गया 58.8 न्यूटन। ये 58.8 न्यूटन आ गया। अब देखिए संदूक पर पीछे की ओर 80 न्यूटन का बल लग रहा है और ये घर्षण बल 58.8 न्यूटन जिधर ट्रक चल रहा है उधर को लग रहा है, यानी आगे की ओर। तो अब संदूक पर पीछे की ओर कार्यरत परिणामी बल, अब पीछे को 80 न्यूटन है और आगे को 58.8 न्यूटन है घर्षण बल। तो अब परिणामी बल किधर को लगेगा, पीछे को ही आएगा, क्योंकि 80 न्यूटन पीछे को है तो ज्यादा पीछे को आएगा घटाने पर, तो परिणामी हमारा पीछे को लगेगा। और कितना लगेगा वो हम अगर बल में घर्षण बल घटा दें तो परिणामी बल निकल आएगा। तो संदूक पर पीछे की ओर कार्यरत परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स, तो आ गया F डैश इक्वल टू बल में घर्षण बल घटा देंगे, तो ये आ गया 80 माइनस 58.8 न्यूटन, तो ये आ गया 21.2 न्यूटन। अब इसी बल से जो है उस बॉक्स में त्वरण उत्पन्न होगा जिसके कारण वो पीछे गिरेगा। तो कितने त्वरण उत्पन्न होगा जिससे ये गिरे, तो संदूक में पीछे की ओर उत्पन्न त्वरण, तो F बराबर m होता है, तो A इक्वल टू F बाई एम। अब परिणामी बल आ गया है 21.2 न्यूटन बटे द्रव्यमान संदूक का 40 है, तो ये आ गया 0.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखिए संदूक द्वारा ट्रक से गिरने से पूर्व S बराबर 5 मीटर दूरी तय करने के लिए गति का समीकरण प्रयुक्त करने पर, अब देखिए ध्यान दीजिए कि संदूक जो है पिछले वाले बॉर्डर से 5 मीटर अंदर की ओर ट्रक में रखा है। तो पहले तो ये 5 मीटर दूरी गिरेगा ना, 5 मीटर दूरी पीछे की ओर खिसकेगा तभी गिरेगा। तो 5 मीटर दूरी खिसकने में कितना समय लगेगा, ठीक ना, तो वो समय हम निकाल लें, कितना समय लगेगा। तो ये 5 मीटर दूरी खिसकने में कितना समय लगेगा वो चीज़ हम लोग पहले निकाल लें। तो दूरी दी गई है, त्वरण हमको पता ही है, तो गति का दूसरा नियम लगा देंगे। तो यस बराबर ut प्लस हाफ ए, तो फार्मूला लगा दिया यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस हमको दिया है 5 मीटर, प्रारंभिक वेग 0 था तो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए अभी हमने निकाला है 0.53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ये टी आ गया सॉल्व करने पे 4.34 सेकंड, इतना आ गया। अब देखिए ट्रक द्वारा टी बराबर 4.34 सेकंड में तय की गई दूरी, अब पिंड के द्वारा 5 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा है, 4.34 सेकंड। अब इतने सेकंड में ट्रक द्वारा कितना दूरी तय करने में लगेगा, क्योंकि ये गिर रहा है ना, तो गिरने में इतना समय लगा, तो इतने समय में ट्रक कितना आगे चला जाएगा वही हमसे पूछ रहा है। तो ट्रक द्वारा टी बराबर 4.34 सेकंड में तय की गई दूरी, तो यस डैश बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u बराबर हमारा 0 है प्रारंभिक वेग,
तो यहाँ 0 रख दिया, ये आ गया हाफ ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ट्रक का त्वरण, ये क्वेश्चन में दिया गया। और समय अभी हमने निकाल लिया 4.34 का होल स्क्वायर, क्योंकि इतने समय में पिंड ये गिर जाएगा ट्रक के पीछे, तो इतने ही समय में कितना दूरी चलेगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर ये पिंड खिसकने लगे और पीछे गिरे तो ट्रक कितना दूरी चलेगा। तो जितने समय में ये फिसल के गिर रहा है उतने में निकाल लीजिए। तो ये समय रख दिया गया, तो ट्रक कितना दूरी चलेगा आ गया 18.84 मीटर। तो 18.84 मीटर ये ट्रक चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बड़ा ग्रामोफोन रिकॉर्ड 33 सही 1/3 चक्कर प्रति मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब चक्कर प्रति मिनट की चाल से घूर्णन कर रहा है। ग्रामोफोन आप लोग नहीं समझते होंगे, ग्रामोफोन जैसे सीडी वाली डिस्क आती है ऐसे होता था वो उस समय, पुराने समय में। आज इस समय ये चीज़ें नहीं हैं। तो कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बड़ा ग्रामोफोन रिकॉर्ड 33 सही 1/3 चक्कर प्रति मिनट की चाल से घूर्णन कर रहा है। रिकॉर्ड पर उसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर की दूरियों पर 2 सिक्के रखे गए हैं। कह रहा है उसी सीडी पर 2 सिक्के रख दिए गए हैं, एक 4 सेंटीमीटर दूरी पर केंद्र से, एक 14 सेंटीमीटर दूरी पर केंद्र से, क्योंकि ग्रामोफोन की जो सीडी है उसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि सिक्के तथा रिकॉर्ड के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है तो कौन सा सिक्का रिकॉर्ड के साथ परिक्रमा करेगा। तो दोनों का हम लोग बल निकालने के कितना बल लगेगा और कितना वो बल के साथ गिर जाएगा, कौन नहीं गिरेगा। तो जो नहीं गिरेगा वही रिकॉर्ड के सिक्का रिकॉर्ड के साथ परिक्रमा करेगा। तो देखे जो जो दिया है हमको पहले वो निकाल लेते हैं। तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड की आवृत्ति कितनी दी है, चक्कर प्रति सेकंड का मतलब आवृत्ति होता है। तो आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल, यानी चक्कर प्रति मिनट। एक तरह से कितने चक्कर लगाएगा 1 मिनट में, तो उसी हिसाब से n बराबर 1/t ये फार्मूला होता है। तो न्यू आवृत्ति बराबर कितने चक्कर लग रहे हैं 33 सही 1/3, यानी 100/3, ये 99 हो जाएगा 100/3 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये आ गया 100/3। अब चक्कर प्रति मिनट है, अगर इसको सेकंड में बदलना है तो नीचे 60 का गुणा कर देंगे, क्योंकि नीचे मिनट है, उसी को सेकंड में बदलना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो चाहे 60 लिख के यहाँ सेकंड लिख दें, चाहे 1 लिख के यहाँ मिनट लिख दें। तो ये हो गया रिवोल्यूशन पर सेकंड, यानी चक्कर पर सेकंड। तो ये सिंपल करने पे आ गया 5/9 रिवोल्यूशन पर सेकंड। अब देखिए कोणीय वेग निकालना है। कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, ये फार्मूला होता है। इन फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए। तो ओमेगा बराबर 2 पाई n, तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22.7 होती है या 22/7 होती है, और न्यू की वैल्यू अभी हमने ऊपर 5/9 निकाला है। तो ये आ गया 220/63। और ओमेगा चूंकि कोणीय वेग है तो कोण प्रति सेकंड हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। तो रेडियन पर सेकंड, कोण को रेडियन में नापते हैं, तो रेडियन पर सेकंड जो है हमारा मात्रक हो गया कोणीय वेग का। यह निकल आया। अब देखिए क्यों किस चीज को निकालना है इसको भी समझते चलना है। तो अब ग्रामोफोन रिकॉर्ड की त्रिज्या हमको दे दिया है 15 सेंटीमीटर। पहले सिक्के ए की केंद्र से दूरी कितना है, x1 बराबर 4 सेंटीमीटर।
दूसरे सिक्के बी की केंद्र से दूरी कितना है, x2 बराबर 0.15 सेंटीमीटर, और रिकॉर्ड एवं सिक्कों के बीच घर्षण गुणांक 0.15 हमको दिया है क्वेश्चन में। तो कह रहा है यदि सिक्के एवं रिकॉर्ड के बीच घर्षण बल अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, तब सिक्का रिकॉर्ड के साथ घूमता रहेगा। तो हमने पीछे एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जो अभिकेंद्र बल होता है उसे घर्षण बल प्रदान करता है, और जो घर्षण बल होता है उसको अभिलंब प्रतिक्रिया प्रदान करती है। तो इस बात को ध्यान देना, हमेशा घर्षण बल के साथ mg आएगा, घर्षण गुणांक के साथ। तो घर्षण बल को अभिलंब प्रतिक्रिया प्रदान करती है और अभिकेंद्र बल को घर्षण बल प्रदान करता है। तो क्रम से याद रखिए, अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है घर्षण बल से, और घर्षण बल प्राप्त होता है अभिलंब प्रतिक्रिया से या अभिलंब बल से कहें। तो देखिए अब इसलिए कह रहा है यदि सिक्के एवं रिकॉर्ड के बीच घर्षण बल अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, तब सिक्का रिकॉर्ड के साथ घूमता रहेगा। यानी घर्षण बल ज्यादा है, इतना है कि अभिकेंद्र बल मिल सके। अगर कम है तो ये फिसल के उससे गिर जाएगा। तो ज्यादा हो या बराबर हो तभी ये उस रिकॉर्ड के साथ घूमता रहेगा। अगर अभिकेंद्र बल नहीं प्राप्त हो पा रहा घर्षण बल से तो सिक्का फिसल के गिर जाएगा। तो फिसलने से रोकने के लिए रिकॉर्ड के साथ सिक्के के घूर्णन के लिए घर्षण बल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अभिकेंद्र बल Fc, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अभिकेंद्र बल से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए घर्षण बल, तभी सिक्का उसके साथ घूम पाएगा, नहीं तो फिसल करके गिर जाएगा। तो घर्षण बल का फार्मूला होता है μmg इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है mv²/r। अभिकेंद्र बल Fc इक्वल टू mv²/r होता है और v इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो इसकी जगह रखेंगे अगर इस v² की जगह तो m r² ओमेगा²/r हो जाएगा। तो ये r से ये r² कट जाएगा, तो ये आ जाएगा mr ओमेगा²। वही चीज़ यहाँ पर रखी गई है। अब ये m से m कट जाएगा, तो ये μg इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू r ओमेगा² आ जाएगा। तो पहले सिक्के a के लिए r ओमेगा² कितना हो जाएगा, r दिया है 4 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया, इंटू ओमेगा², ओमेगा हमने अभी ऊपर निकाला है, तो 220/63 का स्क्वायर हो जाएगा। साल किया तो आ गया 0.488 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये r ओमेगा² की वैल्यू आ गई। अब यम कट गया है, तो ये हमारा अभिकेंद्र त्वरण केवल बचा। जब यम से यम कट जाएगा तो यम रहेगा ना, तो F इक्वल टू यम है। जब यम हट गया तो केवल त्वरण बचा, तो ये त्वरण का मात्रक लिख दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब μmg इसके लिए कितना होगा, तो μmg अगर हम निकालेंगे तो μ की वैल्यू 0.15 क्वेश्चन में दी है, और गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, तो ये आ गया 1.47 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए घर्षण बल जो है वो ज्यादा है अभिकेंद्र बल से, यानी घर्षण वाला त्वरण अभिकेंद्र वाले त्वरण से ज्यादा है, इसलिए ये घर्षण वाले त्वरण से अभिकेंद्र त्वरण प्राप्त हो जाएगा। यानी घर्षण बल जो है अभिकेंद्र बल को मेंटेन कर लेगा। तो चूंकि μg इज ग्रेटर देन r ओमेगा², अतः सिक्का रिकॉर्ड के साथ घूमता रहेगा। अब समझ में आ गया कि ओमेगा क्यों निकाला गया था पीछे, क्योंकि यहाँ फार्मूले में रखना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या है। अब सिक्का बी के लिए हम लोग देखते हैं। तो सिक्का बी के लिए अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर μg ये तो हो गया है, हाँ, दूसरे सिक्के बी के लिए तो r ओमेगा² निकाल लें, तो दूसरा 14 सेंटीमीटर दूरी पर है, मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, तो 14/100 गुणे ओमेगा की वैल्यू 220/63 हमने निकाल ली है, ये आ गया। तो ये हो गया हमारा
14 गुणे 220 गुणे 220 बटे 100 गुणे 63 गुणे 63, तो आ गया 1.707 मीटर। तो ये आ गया आर ओमेगा स्क्वायर। अब म्यू जी कितना होगा, तो म्यू जी इक्वल टू हो गया ये 1.47 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान घर्षण गुणांक दोनों के लिए बराबर है और जी की वैल्यू भी बराबर है। तो ये देखिए 1.707 आया है बी के लिए आर ओमेगा स्क्वायर, जबकि म्यू जी 1.47 है, तो ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि घर्षण बल से अभिकेंद्र बल नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए फिसल के गिर जाएगा। तो देखिए यहाँ म्यू जी इज स्मॉलर देन आर ओमेगा स्क्वायर, अतः अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त नहीं हो पाएगा, जिस कारण सिक्का रिकॉर्ड के साथ नहीं घूमेगा, मतलब ये गिर जाएगा घूमने में। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है आपने सर्कस में मौत के कुएं एक खोखला जाल युक्त गोलीय चैम्बर, ताकि उसके भीतर के क्रियाकलापों को दर्शक देख सकें। तो मौत का कुआं आपने देखा है, उसमें मोटरसाइकिल और कार भी चलाते हैं। तो वही कह रहा है कि आपने सर्कस में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार को ऊर्ध्वाधर लूप में मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा होगा। स्पष्ट कीजिए कि वह मोटरसाइकिल सवार नीचे से कोई सहारा न होने पर भी गोले के उच्चतम बिंदु से नीचे क्यों नहीं गिरता। यदि चैम्बर की त्रिज्या 25 मीटर है तो ऊर्ध्वाधर लूप को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। अगर चैम्बर की त्रिज्या 25 मीटर है तो पूरे लूप को, ऊर्ध्वाधर लूप को मोटरसाइकिल द्वारा पूरा करने के लिए न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। तो हमको क्या क्या निकालना है, मोटरसाइकिल की न्यूनतम चाल निकालना है, और ये बता रहा है कि वो मोटरसाइकिल सवार नीचे की ओर क्यों नहीं गिरता है उच्चतम बिंदु से। तो दो बातें हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जब मोटरसाइकिल सवार मौत के कुएं के उच्चतम बिंदु पर होता है, तब मोटरसाइकिल सवार का भार तथा गोलीय चैम्बर की लंबवत प्रतिक्रिया आर नीचे की ओर होती है। ये बल बाहर की ओर कार्यरत अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलन में रहते हैं, संतुलित किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में बारीकी से देखिए कि ऊर्ध्वाधर लूप में मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा होगा। ऊर्ध्वाधर मतलब जैसे पृथ्वी पर साइकिल चलती है तो साइकिल का पहिया जैसे घूमता है उसमें, ना कि पृथ्वी के क्षैतिज में। मौत का कुआं क्षैतिज में रहता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर लूप की बात हो रही है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं यहाँ पर गलती हो जाएगी। तो देखिए, जब ऊर्ध्वाधर लूप होगा तो जब उच्चतम बिंदु पर होगा, मान लीजिए ऊर्ध्वाधर लूप में ऐसे जैसे साइकिल का पहिया घूमता है, तो इस पर ये कार कोई घूम रही है। तो जब ये कार उच्चतम बिंदु पर है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण इसका कुल भार नीचे की ओर काम करेगा, और हमने बताया था कि जो सतह होती है उससे लंबवत अभिलंब प्रतिक्रिया या नॉर्मल रिएक्शन काम करती है। तो नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया FN भी नीचे की ओर हो जाएगी। अब ये दोनों ही अभिकेंद्र बल प्रदान करेंगी इसके केंद्र की ओर, तो दोनों की दिशा एक है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए, R अभिलंब प्रतिक्रिया प्लस जो गाड़ी का भार है mg, वो दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ गए, और ये दोनों मिलकर के अभिलंब बल प्रदान करेंगे, अभिकेंद्र बल प्रदान करेंगे। तो mv²/r हो गया अभिकेंद्र बल, जहाँ v मोटरसाइकिल की चाल है, m बराबर मोटरसाइकिल प्लस सवार का द्रव्यमान है, r कुएं के मौत के कुएं की त्रिज्या है। जो भी द्रव्यमान है तो उसमें मोटरसाइकिल और सवार दोनों का होगा, चाहे कार हो चाहे मोटरसाइकिल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, मोटरसाइकिल सवार पर कार्यरत सभी बल संतुलन में है, अतः वह नीचे नहीं गिरेगा। ऊर्ध्वाधर लूप को पूर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम चाल के लिए, अब अगर हमको आवश्यक न्यूनतम चाल निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो जो अगर न्यूनतम चाल निकालना है
तो न्यूनतम चाल के लिए क्या करेंगे, जो भार होगा मोटरसाइकिल और सवार का उसके बराबर अभिकेंद्र बल कर देंगे, mv²/r। और v min मतलब न्यूनतम वेग क्या होगा। अब देखिए इसमें लिखा है कि चूंकि इस स्थिति में वस्तु का भार बराबर अभिकेंद्र बल होगा न्यूनतम की स्थिति में, क्योंकि न्यूनतम की स्थिति में अगर अभिलंब प्रतिक्रिया 0 हो जाए तो भार भर बचेगा, तो भार भर के बराबर कर दिया अभिकेंद्र बल। न्यूनतम कितना वेग से चलेगा, तो ये हमारा आ गया mg बराबर mv min²/r। तो आ गया v min =√rg। तो √r हमारा 25 मीटर की त्रिज्या है जिस गोले में घूम रहा है, जिस ऊर्ध्वाधर पथ में घूम रहा है, और g हमारा 9.8 होता है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो आ गया 15.65 मीटर पर सेकंड। तो इतने कम से कम वेग से घूमेगा तो मोटरसाइकिल वाला नहीं गिरेगा ऊर्ध्वाधर पथ में, इतने कम से कम वेग घूमने पर वो नहीं गिरेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 70 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, फिर जैसे साइकिल का पहिया पृथ्वी पे चलता है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, यानी लंबवत अक्ष पर 200 रिवोल्यूशन पर मिनट यानी 200 चक्कर प्रति मिनट की चाल से घूर्णन करती 3 मीटर त्रिज्या की किसी बेलनाकार दीवार के साथ उसके संपर्क में खड़ा है। यह दीवार मतलब 3 मीटर त्रिज्या की बेलनाकार दीवार है, तो उस पर खड़ा है। दीवार तथा उसके कपड़ों के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है। दीवार की वो न्यूनतम घूर्णन चाल ज्ञात कीजिए जिससे फर्श को यकायक हटा लेने पर भी वो व्यक्ति बिना गिरे दीवार से चिपका रह सकता है। अब देखिए दीवार को पकड़े हैं, वो गोल गोल घूम रही है, जैसे बेलना होता है रोटी बेलने वाला बेलन, तो वो घूम रहा है, उसकी दीवार को चिपका हुआ आदमी पकड़े और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बाहर को फेंक सकता है पकड़ के। तो बाहर को फेंके ना, यानी दीवार से वो चिपका रहे, तो कितनी घूर्णन चाल से उस दीवार को घुमाया जाए ये पूछ रहा है। तो जो घुमाया जा रहा है तो व्यक्ति जो है उसको अभिकेंद्र बल अगर पता मिल जाएगा उसके घर्षण से तो वो चिपका रहेगा। अगर अभिकेंद्र बल नहीं मिल रहा है उस घर्षण से, घर्षण कम हो जा रहा है अभिकेंद्र बल से, तो वो बाहर की ओर छटक देगा। तो अब उसी को हम लोग निकाल लेंगे। तो बेलनाकार ड्रम की त्रिज्या 3 मीटर दे दी है, दीवार तथा व्यक्ति के कपड़ों के बीच घर्षण गुणांक 0.15 दे दिया है, और आवृत्ति दे दिया है न्यू बराबर 200 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको सेकंड में बदलेंगे तो 200 में 60 का भाग दे दिए, तो 10/3 चक्कर प्रति मिनट सेकंड आ गया। अब फिर से उसी प्रकार कोणीय वेग वाला फार्मूला लगा देंगे और अभिकेंद्र बल निकालेंगे। तो व्यक्ति पर दीवार की कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया जो कि क्षैतिज दिशा में है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करती है। तो फिर से समझिए, व्यक्ति पर दीवार की कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया जो कि क्षैतिज दिशा में है। अब जाहिर सी बात है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में बेलन घूम रहा है। अब देखिए बेलन है ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो इस तरह से घूम रहा है बेलन। जब ये बेलन इस तरह से घूम रहा है तो अभिलंब प्रतिक्रिया क्षैतिज दिशा में इस तरह लगेगी। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि दीवार पर व्यक्ति की कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया जो कि क्षैतिज दिशा में, अभिलंब प्रतिक्रिया क्षैतिज दिशा में आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करती है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया R जो है ये अभिकेंद्र बल के बराबर होगी mr², mv²/r होगी, और v बराबर r⍵² होता है, v बराबर r⍵ होता है। तो यहाँ पर रखेंगे mv²/r में, तो यह r⍵² आ जाएगा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बराबर अभिकेंद्र बल होगा, क्योंकि इसी अभिलंब प्रतिक्रिया से अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा। तो r बराबर mr⍵² हो गया। अब देखिए घर्षण बल F उसके भार को संतुलित करता है, अतः F बराबर mg हो जाएगा।
अब देखिए अभी जो हमने चित्र बनाया उसमें ऐसे ऊर्ध्वाधर बेलन था, उस पर आदमी ऐसे चिपका था, तो वो नीचे को फिसल सकता है। बेलन ऐसे घूम रहा है, नीचे को फिसलेगा, तो mg नीचे को काम कर रहा है, तो घर्षण बल इसका ऊपर को लगेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि जो घर्षण बल है वो कहाँ से मिलेगा, उसके भार से संतुलित होगा। इसीलिए कह रहा है कि घर्षण बल F उसके भार को संतुलित करता है, अतः F बराबर mg। अब व्यक्ति बिना गिरे दीवार से चिपका रहे तो उसके लिए जरूरी है कि जो म्यू आर है ये हमारा F से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। ये म्यू आर हमारा एक तरह से घर्षण वाली अभिलंब प्रतिक्रिया है, एक तरह से घर्षण के साथ अभिलंब प्रतिक्रिया जो आर निकाला है, तो म्यू आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ हो जाएगा। और ये एफ हमारा mg, या यूँ कहें एफ बराबर म्यू mg घर्षण के लिए, ये तो एफ है हमारा mg, और घर्षण अगर हमको निकालना हो तो एफ बराबर म्यू mg होगा। और इसी जगह हम लिख सकते हैं म्यू आर, क्योंकि यही अभिलंब प्रतिक्रिया में सहयोग करेगी। तो ये हमारा म्यू आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ आ गया, या एफ इज स्मॉलर देन और इक्वल टू म्यू आर हो गया। तो mg यानी भार स्मॉलर देन और इक्वल टू म्यू इनटू mr ओमेगा स्क्वायर। एफ की जगह mg रख दिया तो mg आ गया, स्मॉलर देन और इक्वल टू म्यू, और r की वैल्यू ये निकाली है हमने तो r की वैल्यू यहाँ रख दी। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g अपान म्यू आर। तो ये जो कोणीय वेग है वो g अपान म्यू आर से हमको प्राप्त होगा। तो कितना अधिकतम कोणीय वेग से घूम सकता है, तो वो g अपान म्यू आर के बराबर या उससे ज़्यादा ये हो सकता है ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट जी अपान म्यू आर हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर था। तो घूर्णन के न्यूनतम कोणीय चाल के लिए, तो घूर्णन की अगर न्यूनतम कोणीय चाल हमको पता करना है तो वो कितना होना चाहिए, मिनिमम यानी न्यूनतम कोणीय वेग कितना होना चाहिए, तो अंडर रूट जी अपान म्यू आर के बराबर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी की वैल्यू 9.8 अपान म्यू की वैल्यू 0.15 गुणे आर की वैल्यू 3 हो गई। तो ये आ गया 4.67 रेडियन पर सेकंड। तो इतने कोणीय वेग से अगर वो बेलन घूम रहा है तो व्यक्ति उसमें चिपका रहेगा, गिरेगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है आर त्रिज्या का पतला वृत्तीय तार अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः कोणीय आवृत्ति ओमेगा से घूम रहा है। ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः यानी जैसे साइकिल का पहिया चलता है उस तरह घूम रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 39 नंबर में मिस्टेक हो सकता है। कह रहा है कोई व्यक्ति अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 200 रिवोल्यूशन पर मिनट की चाल से घूर्णन करती 3 मीटर त्रिज्या की किसी बेलनाकार दीवार के साथ उसके संपर्क में। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष है और उस पर ऐसे ऐसे बेलन घूम रहा है, उस पर जो है व्यक्ति चिपका हुआ है। तो ध्यान दीजिए हमने यहाँ साइकिल का पहिया इस्तेमाल किया था, तो साइकिल के पहिए का धुरा क्षैतिज है जबकि इसका धुरा ऊर्ध्वाधर है और उस पर ऐसे ऐसे बेलन घूम रहा है। तो दोनों बातों को समझिए, मिस्टेक नहीं करना। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है आर त्रिज्या का पतला वृत्तीय तार अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः, अपना ऊर्ध्वाधर व्यास, अब ये साइकिल के पहिए जैसे घूम रहा है, ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः कोणीय आवृत्ति ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। यह दर्शाइए कि इस तार में डली कोई माणिका, यानी इस पर अगर कोई मूंगा डाल दिया जाए, जैसे धागे में मूंगा पिरोया जाता है तो वो डाल दिया जाए। तो कह रहा है इस तार में डली कोई माणिका यानी मूंगा जो माला वाला होता है, ओमेगा स्मॉलर देन आर इक्वल टू अंडर रूट जी अपान आर के लिए अपने निम्नतम बिंदु पर रहती है।
के लिए अपने निम्नतम बिंदु पर रहती है, यानी सबसे नीचे रहती है। तो कह रहा है ओमेगा बराबर √2g/r के लिए केंद्र से मनके यानी मूंगा को जोड़ने वाला त्रिज्य सदिश ऊर्ध्वाधर अधोमुखी दिशा से कितना कोण बनाता है, घर्षण को उपेक्षणीय मानना है। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, ये ऊर्ध्वाधर पतला तार है और इसमें मूंगा ऐसे ऐसे घूम रहा है। जैसे माला में मूंगा पिरोया जाता है तो इसमें एक ही मूंगा है, इस पतले तार में ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो मान लीजिए जब मूंगा इस बिंदु पर है, तो जब इस बिंदु पर मूंगा होगा तो क्या स्थिति बनेगी। तो इस बिंदु पर है तो मान लीजिए ये व्यास के परितः है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन हमने खींच दिया। तो ये ऊर्ध्वाधर लाइन जो है से थीटा कोण बनाता है, ये मूंगा जहाँ पर रखा हुआ है। तो इस थीटा कोण की अगर हम बात करें तो इस बिंदु पर इसका भार mg नीचे की ओर काम करेगा, mg नीचे की ओर काम करेगा और इसकी नॉर्मल रिएक्शन यानी अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर काम करेगी। तो अभिलंब प्रतिक्रिया जब ऊपर की ओर काम करेगी तो ये मान लीजिए जो है कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, थीटा। हाँ देखिए अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर नहीं काम करेगी, इसके केंद्र की ओर काम करेगी। अब इसको ध्यान दीजिए, हमने आपको कई बार बताया है कि जो भी हमारे पास मान लीजिए कर्व है, ये कर्व है, सही से बन नहीं पा रहा, मान लीजिए कर्व है। अब यहाँ पर कोई गुटका रखा हुआ है इस जगह पर, इसका एक केंद्र बिंदु, तो mg हमारा पृथ्वी की दिशा में, फिर से बना देते हैं इस प्रकार से है। अब यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पर जब रखी हुई है तो इस पर mg पृथ्वी का नीचे की ओर काम करेगा। और ये जो है इससे हमने बताया था कि पृथ्वी के, अगर मान लो ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के 90 डिग्री पर उसका जो है भार काम करेगा। और जो ये तल है, ये तल इससे 90 डिग्री पर, मान लीजिए ऐसे 90 डिग्री बना, यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया काम करेगी। तो ये देखिए कर्व ऐसे है, तो पृथ्वी की तरफ mg काम कर रहा है और इस कर्व से 90 डिग्री पर ये अभिलंब प्रतिक्रिया n काम कर रही है। तो ये n हो गई। तो ये कोण थीटा है, तो ये भी थीटा होगा जब n है, तो पास में काश तो ये n cos थीटा हो गया, सामने साइन तो ये n sin थीटा हो गया। और ये mg नीचे की ओर काम करेगा और ये अभिकेंद्र बल जो है mr⍵², ये बाहर की ओर काम करेगा। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो है उसको ये mg बैलेंस कर रहा है और ये जो n sin थीटा है तो इसको mr⍵² बैलेंस कर रहा है। तो इसको ध्यान देना है कि ये लिखा कैसे जाता है। अगर ये लिखना आ गया है आपको तो सारी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए एक एक चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो माणिक का भार, यहाँ पर देखिए माना किसी क्षण माणिक पिंड P में इस प्रकार है कि माणिका को तार के केंद्र से मिलाने वाला स्थिर सदिश ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता है। तो ये स्थिर सदिश थीटा कोण बनाता है। यदि अवलंब प्रतिक्रिया n है तब बिंदु P पर कार्यरत विभिन्न बल, अगर ये अभिलंब प्रतिक्रिया n है तो कौन कौन से बल काम करेंगे। तो ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर थीटा है तो n cos थीटा हो जाएगा, नीचे mg है, भार काम करेगा तो माणिका का भार mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। वृत्तीय तार की अवलंब प्रतिक्रिया केंद्र की ओर कार्य करती है, इसे क्षैतिज घटक n cos थीटा तथा अभिलंबवत घटक n sin थीटा में वियोजित किया जा सकता है। तो ये n cos थीटा n sin थीटा में हम लोग तोड़ दिए। अब देखिए क्या होगा। अब कह रहा है अगर हम इसको संतुलित रखना चाहते हैं तो संतुलन की स्थिति में ये संतुलित हो जाए, ये संतुलित हो जाए तो ये अपनी जगह बना रहेगा। तो संतुलन की स्थिति में mg को n cos थीटा बैलेंस करेगा तो mg = n cos थीटा, mr⍵² को n sin थीटा बैलेंस करेगा तो mr⍵² बराबर n sin थीटा। परंतु क्षैतिज वृत्त की त्रिज्या r बराबर r sin थीटा हो जाएगी। क्षैतिज वृत्त की, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हर जगह कैपिटल R दिया गया है,
तो यहाँ पर भी कैपिटल आर होगा, वो गलती से स्मॉल आर लिख गया है, ये कैपिटल आर होगा। तो यहाँ पर संतुलन की स्थिति में एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा हो जाएगा और ये एम कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एन साइन थीटा हो जाएगा। अब कह रहा है अतः क्षैतिज वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, क्षैतिज। तो यहाँ पर देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो पास में कास, तो अगर ये घटक जैसे आर है तो ये भी आर होगा, तो ये घटक हमारा आर कास थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा के साथ, और ये घटक आर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। देखिए ये क्षैतिज है यानी हॉरिजॉन्टल है और ये परपेंडिकुलर है। तो यही कह रहा है कि परंतु क्षैतिज वृत्त की त्रिज्या, तो क्षैतिज की अगर बात करेंगे तो ये आर साइन थीटा हो जाएगी। ये इसको हटाइए, ये नहीं लिखना था, ये स्मॉल आर कैपिटल आर से कन्फ्यूजन कर रहा है, तो इसको हटा दीजिए। क्षैतिज वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, आर साइन थीटा। तो एम ये हो जाएगा आर साइन थीटा में आर की वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए एन साइन थीटा इक्वल टू है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एम आर की जगह आर साइन थीटा रख दिया है, आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर। तो ये और ये इक्वल टू हो गया एन साइन थीटा के, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर आ गया एन के। अब यहाँ पर देखिए आर और यहाँ पर कैपिटल आर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कैपिटल आर हकीकत में इस ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, और जब यहाँ पर कोई मूंगा पहुँचेगा तो यहाँ से जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या ऐसे ऐसे बनेगी, उसके लिए स्मॉल आर शब्द यूज कर रहा है, इसीलिए यहाँ भी स्मॉल आर शब्द लिख रहा है। तो समझिए क्यों लिख रहा है। तो यह अभिकेंद्र बल प्रदान करने वाली त्रिज्या है। तो ये ऊर्ध्वाधर वृत्त में ऐसे जब यहाँ पर कोई ये मूंगा आएगा तो ये इस तरह मानी जाएगी, और यहाँ पर कोई आएगा तो इस तरह, और यहाँ पर है तो ये इस तरह, इसीलिए ये स्मॉल आर लिखा गया है। तो ये हमारा आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एन साइन थीटा कट गया। अब देखिए एन का मान सभी तीसरे से समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये एन की वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर एन की वैल्यू रखेंगे तो एम जी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया जी अपान आर ओमेगा स्क्वायर। कितना एंगल बनाएगा वही हमको निकालना है, तो एंगल निकल के आ गया। अब देखिए अब क्या है, परंतु कॉस थीटा जो होगा वो 1 से या तो कम होगा या उसके बराबर होगा कॉस थीटा, अतः माड़िका अपने निम्न बिंदु पर रहे। अब देखिए किताब खोल के आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि cos 0 का मान 1 होता है। तो cos 0 का मान 1 है तो जाहिर सी बात है कि 0 से ज़्यादा ही ये कोण होगा, या तो 0 के बराबर होगा, उससे कम नहीं होगा। इसीलिए cos थीटा स्मॉलर देन आर इक्वल टू 1 लिखा है। अतः माड़िका अपने निम्नतम बिंदु पर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में खुद लिखा है कि यह दर्शाइए कि इस तार में डली कोई माड़िका ओमेगा स्मॉलर देन आर इक्वल टू अंडर रूट जी अपान कैपिटल आर के लिए अपने निम्नतम बिंदु पर रहती है, और ओमेगा बराबर अंडर रूट 2g अपान अगर आर हो जाएगा तो कह रहा है कि त्रिज्य सदिश ऊर्ध्वाधर अधोमुखी दिशा से कितना कोण बनाता है। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा इक्वल टू जी अपान आर ओमेगा स्क्वायर आया है, यानी ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी अपान आर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, ये आर ऊपर रहेगा, जो भी होगा यहाँ देखते हैं। तो ये cos थीटा स्मॉलर देन आर इक्वल टू 1, तो अतः माड़िका अपने निम्नतम बिंदु पर रहेगी, क्योंकि निम्नतम 1 से कम या उसके बराबर है तो 1 की वैल्यू cos थीटा में 0 होती है। तो जाहिर सी बात है कि नीचे से कोण गिना जाएगा तो निम्नतम बिंदु पर 0 होगा।
तो इसीलिए मारिका अपने निम्नतम बिंदु पर रहेगी। अब देखिए G/R ओमेगा स्क्वायर स्मॉलर देन आर इक्वल टू 1 आर ओमेगा स्मॉलर देन आर इक्वल टू √G/R, क्योंकि 1 की बात है तो यहाँ पर ओमेगा के बारे में अगर लिखा जाएगा, काश 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 रख देंगे, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू हो गया स्मॉलर देन आर इक्वल टू काश थीटा की जगह G/R ओमेगा स्क्वायर रख दिया, क्योंकि काश थीटा स्मॉलर देन आर इक्वल टू G/R ओमेगा स्क्वायर ऊपर हमने निकाला है। तो जब यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्मॉलर देन आर इक्वल टू √G/R, तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू √2G/R आ गया, 2G/R। जब ये आ गया तो समीकरण 4, अब इस समीकरण तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा G/R ओमेगा स्क्वायर, cos थीटा इक्वल टू G/R ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू G/R ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2G/R आ जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ गया 1/2। तो ये cos थीटा में 1/2 की वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ओमेगा इक्वल टू √2G/R के लिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, और जब cos थीटा स्मॉलर देन आर इक्वल टू 1 होगा तो मारिका अपने निम्नतम। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्थितियों के बारे में हम लोगों ने बता दिया कि जब ओमेगा स्मॉलर देन आर इक्वल टू √G/R होगी तो निम्नतम बिंदु पर रहती है, और ओमेगा इक्वल टू √2G/R से केंद्र से कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों के सॉल्व हो गए और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब अगले चैप्टर की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।